जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने असाइनमेंट्स वगैरह चेक की हैं और एक वेबसाइट के बारे में बताया गया था। फर्दर आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखना है कि जब हम लोग ब्रांड हंट कर लेते हैं, उसके बाद हमने क्या करना होता है। तो ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए जो हमारे पास होमवर्क हमारा कंप्लीट होना चाहिए, जो चीज़ें हमारे पास रेडी होनी चाहिए, एक ब्रांड से कॉन्टैक्ट करने के लिए, आज हम वो देख लेते हैं कि वो क्या-क्या होनी चाहिए। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जी अच्छा जी, आप लोगों के पास या तो अ, सबसे पहले तो आप लोगों के पास एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे आप लोगों का क्लाइंट बोलता है कि उसने यूएसए की मार्केट पे काम करना है, तो सबसे पहले वो यूएसए बेस पे अपना कंपनी खोलेगा और वो क्या होगी? एलएलसी। एलएलसी स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी लिमिटेड कॉर्पोरेशन। ठीक है? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर हमारा क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि जी मुझे यूके मार्केट पे होलसेल बिज़नेस करना है या यूके मार्केट पे काम करना है, तो आप लोग क्या उसको सजेस्ट करेंगे कि उसके पास एक ऐसी रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए जो यूके बेस पर हो और वो कहलाती है एलटीडी लिमिटेड, ठीक है? अच्छा, ये 2 पॉइंट्स आप लोग मिक्स मत कीजिएगा। एलएलसी जो है वो यूएसए के लिए है, एलटीडी यूके के लिए है। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा ऐड करूंगा मैं। ये जी एलएलसी सर। जो है यूएसए के लिए आपकी कंपनी है, ठीक है, बनती है। और ये 400 450 डॉलर में बन जाती है, ठीक है, इसका एक्सपेंस है। और जो यूके की है ये 50 एक पाउंड में बन जाती है। अच्छा, ये लिमिटेड कंपनी बनाना क्यों जरूरी है खास तौर पे यूके में? ठीक है। पहली बात, उनके वो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। और अगर कोई बंदा क्या कहते हैं इंडिविजुअल भी काम करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन एलटीडी बनाने का, एलएलसी बनाने का एक मकसद ये भी होता है, चाहे आप पाकिस्तान में बनाएं कहीं पे भी बनाएं, ओवरऑल में बात कर लेता हूँ। वो ये होता है जब आप इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं ना, और खुदा न खास्ता उसके अंदर कोई भी इंजरीज, कोई भी उसके अंदर वो होता है ना, मिसहैप होता है, तो वो क्या करते हैं, आपकी जो पर्सनल जो एसेट्स हैं ना, उनको उनसे वो बेच के और रिकवर करते हैं। जब आप लिमिटेड कंपनी या एलएलसी कंपनी जब आप के साथ आप बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो मिसाल की बात है, उसी बिजनेस पे अगर आपने किसी से लोन भी लिया हुआ है, तो भी क्या होता है कि आपकी ये जो कंपनी होती है ना, वो सारा असर उसी पे होता है, ठीक है। बनिस्बत ये नहीं कि वो आपके जो है वो पर्सनल असासों को भी बेच के और अपनी वो नुकसान जो है वो रिकवर करते हैं, ठीक है। तो ये फर्क होता है और इसीलिए ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं। जी मैडम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी। लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि 50 पाउंड्स में ये यूके मार्केट रजिस्टर्ड हो रही है, तो मैं मतलब है कि एलएलसी वाला काम क्यों करूँ? उसपे तो $450 लग रहे हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इतना-सा वो थोड़ा-सा देख के ना यूके की तरफ नहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि यूएसए की जो मार्केट है, वहाँ ज़्यादा आप लोग अच्छे तरीके से अपना बिज़नेस कर सकते हैं और वहाँ वहाँ आप लोगों के पास ज़्यादा प्रॉफ़िट भी आएगा। क्योंकि लोग वहाँ पे जाके ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करना पसंद करते हैं। तो सिर्फ़ इस चीज़ को लेके आप सिलेक्ट मत कीजिएगा कि जी वो 50 पाउंड्स में कंपनी रजिस्टर हो रही है, तो जी हम तो यूके में जाएँगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग होलसेल बिज़नेस अगर आपका क्लाइंट आपसे मशवरा लेने आता है ना, तो आप एज़ अ मतलब एक्सपर्ट भी है, आप लोग उसको बताइएगा कि आप यूएसए पे काम करें। अच्छा, ठीक है? यूएसए और यूके में इतना बड़ा डिफरेंस ये भी है, यूके एक स्टेट है, यूएसए के पास 52 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये भी जी, तो फर्क है ना, ठीक है। और आपको पहले जी। पता होना चाहिए कि आपने किस स्टेट पे जो है वो काम करना है, किस स्टेट पे अपनी ये कॉरपोरेशन जो है, लिमिटेड कॉरपोरेशन आपने जो है वो ओपन करनी है, ठीक है। और फिर क्या होगा, आप अगर मिसाल की बात है, आपका कैलिफोर्निया में आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। अब अगर आपका सप्लायर जो है, आप जिससे खरीद रहे हैं, आपका जो ब्रांड है, अगर वो टेक्सास का है ना, तो आपके पास अगर पहली बात ये अवेलेबल है, क्या कहते हैं, ये लिमिटेड कंपनी ऑलरेडी है,
तो आपके पास एक रीसेलर सर्टिफिकेट होता है, वो नीचे आके हम समझते हैं। वो फिर उसके टैक्स अलग होते हैं, इसका टैक्स अलग होता है, ठीक है। हालांकि टैक्स तो होता एक ही है, लेकिन आप अगर किसी भी कंपनी में किसी भी स्टेट में आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड हो, अगर आप दूसरे स्टेट से जाके जाके जो है वो परचेज करते हैं, तो आपको टैक्स वहां भी देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आगे जाके हम सीखते हैं कि वो सेलर टैक्स जो है वो एग्जाम्प्ट सर्टिफिकेट भी आपने लेना होता है, जिसको रीसेलर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जी मैडम। जी, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं कि कंपनी रजिस्टर करवानी होती है। कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पहले तो ये है इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहला। और दूसरा क्या है? एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एंड बिल्कुल। थर्ड, सेल्स। और ये दोनों नंबर ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? मतलब हमें वहां गवर्नमेंट। की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती जी है। बिल्कुल। अगर यूएसए है तो यूएसए की गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, यूके है तो वहां की गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अच्छा, ये जो मैडम इसमें मैं ऐड करूंगा ITN जो है ना, ये जी ITIN जो है, ये बेसिकली आपको कोई ब्रांड नहीं मांगता है, ठीक है। ब्रांड आपका आपका मांगेगा तो ये मांगेगा, ठीक है। EIN नंबर, ठीक है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगता है। ये आपको काम आता है जब आप कोई बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं, जैसे पेपाल वगैरह हो गया, ठीक है, ये वहां आपको मांगता है, ठीक है। तो ये उसके लिए भी काम जी आता है। तो इसीलिए अगर आप अपने लिए भी कोई कंपनी बनवाने जा रहे हैं, तो आप ये भी जरूर लेंगे उससे, कोई भी आपको अगर करवा के देता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जी मैडम। जी। थर्ड, सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट सर्टिफिकेट, इसको रीसेलर जैसे सर्टिफिकेट ही जी, कहा जाता है। मैंने ऊपर कहा कि आपकी जो वो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया में, ठीक है। अब आप जो आपका ब्रांड जो है वो है टेक्सास में। तो अब आप आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट होगा, तो आप उसको ये कहेंगे कि जनाब मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, इट मींस मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा हूँ, लिहाजा मेरा ये टैक्स पे नंबर देखें, सर्टिफिकेट देखें, और वो अपना टैक्स जो है वो उसको एग्जाम्प्ट कर देगा, मतलब वो जज्ब कर देगा, ठीक है। मतलब वो उसको वेव कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है, ये सर्टिफिकेट देखने के बाद। जी मैडम। जी। अच्छा, अगला पॉइंट है, जरा इसको गौर से समझिएगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वैट होता क्या है, वीएटी। ये सिर्फ और सिर्फ लागू होता है यूके मार्केट पे काम करने के लिए, ठीक है। और ये क्या होता है? ये यूके मार्केट की यूके की गवर्नमेंट की तरफ से 20% इसका रेशो सेट किया गया है। ये एक टैक्स होता है जो कि अप्लाई किया जाता है। ये एक इजाफी टैक्स है। यूके मार्केट पे जब हम काम करते हैं तो ये वहां की गवर्नमेंट हमसे मांगती है और हमें देना होता है, ठीक है। यूएसए के लिए ये बात नहीं है। ये जो वैट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये सिर्फ और सिर्फ यूके मार्केट के लिए है, खैर इसका ठीक मैडम है। मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, थ्रेश होल्ड इसका होता है 85,000 पाउंड, ठीक है, साल का, ठीक है। जी अगर वो आप क्रॉस करते हैं तो फिर इसको आपको जो है वो वेट आपको जो है वो थोड़ा सा कम भी होने लगता है, ठीक है। और फिर लगता है जी 20%। अदरवाइज ये जो है वो कुछ एरियाज हैं जिसपे आपको ये कम लगता है, ठीक है। लेकिन ये लगता जी जरूर है, ये आपने बनवाना जरूर है, ठीक है, क्योंकि नंबर आपसे मांगते हैं कि भाई वेट नंबर जरा बताना, आइडेंटिफिकेशन नंबर बताना आप हमें, ठीक है। तो ये जी ये बिल्कुल। ब्रांड आपसे मांगेंगे अगर आप यूके जा रहे हैं तो। जी। जी। अच्छा जी, सिंपल आगे बिजनेस एड्रेस क्या है? मतलब अच्छा, ये सारी चीजें ना हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड करनी है, ये हमने अपनी खुद की यहाँ पे पुट नहीं करनी। जैसे फोन नंबर हो गया, तो वो भी उसका जो बिजनेस फोन नंबर होगा। अगर यूएसए का है तो मतलब उसका बिजनेस नंबर जो वहां पे ऑन है वो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, उसका ही बिजनेस एड्रेस हम लोग ऐड करेंगे कि उसका ऑफिस किधर है, ठीक है। अगला पॉइंट है बिजनेस जीमेल आईडी विद योर डोमेन वेबसाइट। अच्छा, इसके लिए हमें एक वेबसाइट जरूर चाहिए होती है, ठीक है। उसका जब हम लोग डोमेन वगैरह परचेज करने जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो एक आईडी बन जाती है जी वेबसाइट के बाद एक आईडी जो हमारी होती है, वो हमने यहाँ पे सबमिट करवानी होती है। मतलब एक सिंपली आईडी होती है ना, जैसे हम लोग बना लेते हैं, लेट्स सपोज कि अगर मैं लिखती हूँ कि fiza@gmail.com, इस तरह की नहीं, आपकी बिजनेस जीमेल थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वो हमें चाहिए होती है। और ये भी आपकी दरदेसरी नहीं है, ये हमारा क्लाइंट ही हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मैडम और ये जो बैंक अकाउंट है, मैं जी इसमें सर। ऐड करूंगा, ये बिजनेस एड्रेस जो है ना, ये आपको इस तरह नहीं है कि आपने किसी भी कमर्शियल का लिख लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास
कोई नहीं है, ठीक है, बिजनेस एड्रेस आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें दो तरीके के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। एक ये मिलता है आपको ऑप्शन कि आप जो है वो किसी प्रेप सेंटर से आप राब्ता करें, उनको बोले जनाब मैं आपके पास माल भेज रहा हूँ, ठीक है, अपना बिजनेस एड्रेस जरा बताना, मैंने उसको अपना जमा करवाना है, ठीक है। तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब आप उसको ब्रांड को दे रहे होते हैं ना एड्रेस, ये वो वाला एड्रेस है, ठीक है। बिजनेस एड्रेस आप हमेशा रखिएगा, ना कि रेजिडेंशियल एड्रेस आप रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो गूगल एग्जैक्टली पे भी आके चेक करते हैं। अच्छा, जी दूसरा तरीका क्या है कि भाई कोई नहीं है, प्रेप वाला भी नहीं है, अब क्या करें, तो आपके पास एक ईमेल फॉरवर्डिंग के नाम से एक सर्विस है, ठीक है, वो आपसे सालाना इसके चार्जेस लेती है, ठीक है। वो आपको वो आपको एक एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस दे देती है, ठीक है। वो अपने ही ऑफिस का आपको एड्रेस दे देती है, वो यूएसए का ही होता है या यूके का ही होता है, ठीक है। वो क्या करता है, कहता है ठीक है आपके ये चार्जेस हैं, जैसे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आएगा, हम उसको स्कैन करेंगे और आपके पास ये ईमेल के जरिए भेज देंगे, ठीक है। तो वहां से भी ये एड्रेस आपको मिल सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस डिजिटल वर्ल्ड, ठीक हो गया। उसके अलावा जी, वो जैसे ये, परचेज करना पड़ता है। जी, उसके अलावा जैसे मैडम ने आपको बताया कि फ़ोन नंबर, बिजनेस फ़ोन नंबर, एग्जैक्टली बिजनेस फ़ोन नंबर होना चाहिए। जैसे फर्स्ट बैच वालों को पता होगा, मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि हम लोग खुद ये प्रोवाइड करते हैं, ये वर्चुअल नंबर जो भी फ़ोन नंबर जो है वो यूएसए का या यूके का, ठीक है। तो ये भी आपको ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप ईमेल कर रहे होते हैं तो वो आप उसमें पहली बात अपना नंबर भी दे रहे होते हैं, अदरवाइज आपका वेबसाइट पे भी नंबर होना चाहिए, और वो चेक भी करते हैं ब्रांड वाले कि ये वाकई में एग्जिस्ट करती है कंपनी, या ये सिर्फ हवाओं में बातें हैं इनकी, सिर्फ एक वेबसाइट बना दी बस बात खत्म हो गया, ठीक है। जी, और बिल्कुल, फेक नंबर नहीं देना यहाँ पे। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये बाकी जीमेल बिजनेस आईडी के ईमेल की बात हुई, तो वो डोमेन के साथ बनती है, आगे जाके आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह आपकी आईडी, वो बिजनेस आईडी एक अलग होती है, ठीक है। जी, हमारी जीमेल आईडी एक अलग होती है, ठीक है, बिजनेस आईडी एक अलग होती है, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट आप बनाएंगे, इस तरह की वेबसाइट आप बनाएंगे, या आपका कस्टमर आपसे पूछे, क्लाइंट पूछे, तो उसको बताएं कि सर वेबसाइट आप ऐसी उठा के टेम्पलेट और हमारे मुंह पे नहीं मार दीजिएगा, ब्रांड अप्रूवल देगा ही नहीं, ठीक है। वो इस तरह की हो, जैसे आप, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे OLX है, ठीक है, या जैसे आप इस तरह से शो करें कि आप एक जो है वो खुद डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, आप खुद चीजें ऐड करते हैं, बेचते हैं, इस तरह, मतलब आपने अच्छी सी वेबसाइट बनाकर दिखानी है, देनी है, ठीक है। फिर ही वो आपकी वेबसाइट भी देखते हैं, गूगल पे भी जाके चेक करते हैं आपका एड्रेस वगैरह सारी चीजें, ठीक है, इस तरह से होता है। फिर उसके बाद आपका आपका ये बैंक अकाउंट भी लाजिम होना चाहिए, ठीक है। बैंक अकाउंट, काफ़ी बैंक अकाउंट होते हैं यूएसए के, आपके वर्चुअल भी अकाउंट बन सकते हैं, मरकरी बैंक है यूएसए की, वो आपको बना के दे देगी, ठीक है। उसके अलावा पेपाल का आपका अकाउंट हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। वो भी पाकिस्तान से तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान में रहते भी बंदा बना सकता है वो, आफ्टर दिस क्रिएशन दिस LLC या LTD आप बना लेंगे, फिर आपको शायद ये पेपाल बनाने की इजाजत दे देगा, ठीक है। जी। और मिसाल के तौर पे कोई ऐसा क्लाइंट है जो बहुत ज्यादा होशियार नहीं है और वो वीए को ही कह रहा है कि मैं आपको पैसे देता हूँ, आप ये सारी चीजें मुझे क्रिएट करवा दें, तो ये सारी चीजें मतलब है कि इनकी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। और जैसे ये वेबसाइट है, इसका भी मतलब है कि अगर हम बनवाते हैं तो नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 हजार आई थिंक इस पे खर्चा आ जाता है। जी तो पाकिस्तानी जी। ये सारा इसका, जी, पाकिस्तानी, ये चीजें फिर हमने अपने साथ के साथ क्लाइंट को बताना होता है कि अब आपका ये बनने वाला है, इस पे आपका इतना खर्चा आ रहा है, ये सारी चीजें आप बनवाएंगे तो उस पे इतना खर्चा आएगा, ठीक है ना। अगर तो ये सारी चीजें वो पहले से क्रिएट करवा कर आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप लोगों को उसको अच्छे से गाइड करना आना चाहिए कि ये आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और ये उस पे खर्चा आएगा। जी बिल्कुल, LLC हो या LTD हो, अगर आप यहाँ से बैठ के बनवा रहे हैं तो वहाँ का आपको एजेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एजेंट को फीस देंगे, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जाके जमा करवाएगा, जब उसको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी वो आपको आके जमा करवाएगा, उसके बाद भी उससे रब्ता आपने रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि सेल्स रिटर्न वगैरह सारी चीज़ें भी आपने उसी को जमा करानी है, वो उसको जाके वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट में जाके जमा करवाएगा, ठीक है। तो ये सारी जी, सिनारियोज आपके पास होनी चाहिए किसी भी ब्रांड के पास जाने से पहले, ठीक हो क्या मैडम? नेक्स्ट यस चले। सर, ये सारा इनका होमवर्क होगा जो कंप्लीट करके जी फिर ये ब्रांड की तरफ जाएंगे। जी जी। बिल्कुल।
लेट्स अंडरस्टैंड सोर्स ऑफ बाइंग। किस 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 तरीकों से आप ये अपनी जो है इन्वेंट्री बाय कर सकते हैं, ठीक है, वो हम सीख लेते हैं। जैसे कि वैसे ही नॉर्मली हमें पता है क्या क्या है। ब्रांड है, एक ब्रांड से हम परचेज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर सकते हैं, और होलसेलर से भी सुनना है कि परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि किस तरह है, क्या है। ब्रांड वही होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, या वो ब्रांड होता है या वो मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे ना हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग मैन्युफैक्चरर से ही राब्ता करें फर्स्ट प्रायोरिटी पे, और कोशिश करनी चाहिए 100% कि हमें इससे डायरेक्ट ऑथराइजेशन लेटर मिल जाए, ठीक है। क्योंकि रिस्क बहुत अब लो होता है इसमें। हाँ जी, इसमें रिस्क बहुत लो होता है। अब इसके हम लोग एडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि क्यों जाना चाहिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास। एक तो हमें अच्छी प्राइस मिल जाती है। देखें, अगर वो हम सेम प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएँगे ना, तो उस प्रोडक्ट के 2 रुपए बढ़ जाएँगे, ठीक है ना? क्योंकि 2 रुपए उस डिस्ट्रीब्यूटर ने भी अपने लिए रखने होते हैं। तो अगर तो हमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हमारी लाइन सीधी हो जाती है ना, तो उस प्रोडक्ट का हमें बहुत कम रेट मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग उस पे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप को जो है ये आप बच जाते हैं आपकी आईपी कंप्लेंट्स होने से। जैसे जी। कोई भी आके नहीं ये कह सकता कि जनाब ये अमेजोन को ये नहीं कह सकता कि ये तो मेरा वो लिस्ट लगा के बैठा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि आपके पास आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर से, ब्रांड से अप्रूवल लेके आ चुके हैं। ऑथोराइजेशन लेटर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, इनवॉइसेस ओरिजिनल हैं, ठीक है। तो आप ये आईपी से तो कंप्लेंट से तो बच ही जाते हैं, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है, आप इसके बेनिफिट्स ये हैं, अगर डायरेक्ट आप कंपनी से हैं, ब्रांड से हैं किसी से, तो आप उनके साथ अच्छा सा अपना रिलेशन बिल्ड करें। एक्सक्लूसिव ऑफर आपको मिलती हैं, जैसे वो कहता है ठीक है जी, ये फर्स्ट ऑर्डर तो आपने दे दिया, ठीक है, अब ये दूसरा ऑर्डर आप या तीसरा ऑर्डर आप अगर इतना करेंगे तो आपको मजीद 5% जो है हम आपको वो दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, वो फिर आपको ही मिलेगा। तो ये बेनिफिट्स होते हैं डायरेक्ट ब्रांड से, मैन्युफैक्चरर से खरीदने वक्त, ठीक है। जी। सर, ओवर टू यू। मेरी तरफ जी, अब अज़ान स्टार्ट है, आप ठीक है। देखिए। अच्छा जी, लेकिन इसको हासिल करने के लिए, ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए, इट विल रियली गॉट टफ टाइम, ठीक है। ये आपको बहुत टफ टाइम देता है, क्यों? क्योंकि जब उसका पहला ही पहला ये अल्फाज यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, FOQ, फर्स्ट ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना, वो आपको कहता है जनाब आपने 7,000 पाउंड का या डॉलर का पहली वो करनी होगी, ठीक है, परचेजिंग। तो फिर हम आपसे, तो यही यही बहुत बड़ा हर्डल हो सकता है, आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, ये जो है वो डिनाई कर देते हैं। क्यों डिनाई कर देते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा और एक न्यू बंदा अगर इसमें आता है तो वो बड़ा वो हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, यार इसने तो मुझे उठते ही मना कर दिया, ठीक है। क्यों मना करता है? क्योंकि कहता है यार आई एम ऑलरेडी कॉन्टेक्ट विथ समवन। जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे सिर्फ सेलेक्टेड, ठीक है, मैंने उनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, या अमेजोन से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो सॉरी, नो मोर, ठीक है। तो ये इसलिए भी वो बोलता है, ठीक है। या वो कहता है जी मैं खुद सेलर हूँ वहां पर अमेजोन पे, मैं खुद सेल करता हूँ, तो इस वजह से भी आपको नहीं वो दे रहा होता, ठीक है। या अगर आपको ये कहता है ठीक है जी, अच्छा इट्स ओके, मिलता है, तो फिर आपको वो कहता है जनाब मना इसलिए भी कर रहा होता है, वो कहता है यार मैं यहाँ पर ऑनलाइन आपको ऑर्डर ले या दे नहीं सकता हूँ, काइंडली आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से जाके राब्ता करें, वो आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद, हाँ, जब आप इसकी मैं फॉलोइंग नहीं करते हैं ना, जब आप इसकी मे फॉलोइंग नहीं करते हैं, तो ये आपको क्या करता है, ये आपको सेल करना बंद कर देता है, ठीक है। ये आपका हर्डल्स होता है। मे फॉलोइंग क्या है? वो आपको कहता है जनाब मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप जो है वो ये वाली प्रोडक्ट जो है $18 से कम में नहीं बेचिएगा या ज्यादा में नहीं बेचिएगा, ठीक है। तो आपने अगर उसकी मे फॉलोइंग नहीं की तो वो आपको सेलिंग बंद कर देगा। ये आपको टफ टाइम इसकी तरफ से मिलता है, एक ब्रांड की तरफ से, ठीक है। ये अडल्ट होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है,
दूसरा मेथड है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे अभी हमने देखा था आज पिछले लेक्चर में कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर को रब्ता करना होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर हम इसको कंसीडर करते हैं, इसमें मीडियम रिस्क है, ठीक है। वहां पर कम था रिस्क, ठीक है, इसमें रिस्क है लेकिन मीडियम है। क्यों मीडियम है, किस लिए, थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम, जी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ हम लोग तब जाते हैं जब हमारा वो ब्रांड या मैन्युफैक्चरर जो भी है हमें लिस्ट पकड़ा देता है कि ये इस प्रोडक्ट के लिए आप हमारे इन इन डिस्ट्रीब्यूटर से राब्ता कर सकते हैं, जब वो ब्रांड हमें मतलब बात नहीं सुन रहा होता, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी पे हम लोगों ने जाना होता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। जी, अच्छा, यहाँ पर आपको डिफरेंस जाहिर सी बात है प्राइस में मिलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो है, वो तो खुद बना रहा है, तो वो कम भी प्राइस में दे सकता है। ये 2 रुपए अपने रख के हमें देगा, ठीक है। तो ये जी इस वजह से भी हम इसको मिनिमम मीडियम रिस्क बोलते हैं, ठीक है। और इसका रिस्क ये भी होता है कभी कभार कि ये आपका कॉम्पिटिटर भी बन सकता है, आपका इसका मुकाबला भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये शायद अमेजोन पे सेल कर रहा हो, ठीक है, तो इसलिए भी ये हमें कॉम्पिटिट कर सकता है, ठीक है। तो खैर ये तो नसीबों की बात है बहरहाल। तो फिर भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर इट्स ओके, इस पे हम जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड हमारे पास है होलसेलर। हम होलसेलर के पास जाते हैं। अब ये होलसेलर हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, हम इसको वेरी हाई रिस्क इसको कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं इसको देख लेते हैं। तो आप का यही सवाल होगा कि क्यों भाई इसको हम क्यों कंसीडर करते हैं हाई, ठीक है। तो ये मेरी स्लाइड कह रही है कि आप न्यू स्लाइड पे जाएं, ठीक है। तो न्यू स्लाइड पे चलते हैं थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, दीज आर द रीजंस जो कि हम इसको हाई रिस्क कंसीडर करते हैं। ये आपको ऐसी प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, ठीक है, जो कि काउंट्रीफाइड, मतलब जो नॉन कस्टम वाली चीजें होती हैं, चोरी की होती हैं, वो भी आपको ये पकड़ा पकड़ा सकता है कि भाई ये बेच दो, ठीक है, अपनी जाली वो बना के कि भाई बेच दो, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। और ये खुद जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहा है, तो एक तो मैन्युफैक्चरर ने अपना फायदा रखा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना फायदा रखा, अब ये होलसेलर भी खुद अपना 2 रुपए डाल के 1 रुपए डाल के फिर आपको दिया, मतलब आपको फिर प्राइस में मसले मसाइल आ गए, ठीक है क्योंकि ये डायरेक्ट तो बाइंग कर ही नहीं रहा। उसके अलावा क्या है, ये खुद डायरेक्ट है नहीं, तो इसका मतलब ये हमें अथोराइजेशन लेटर भी नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है। सबसे इन बड़ा हर्डल। हाँ, इनवाइस भी ओरिजिनल नहीं हो सकती इसके पास, ठीक है। होलसेलर बहुत कम होते हैं जिनके पास ये सारी चीजें वो प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं वो बेचारे कर सकते, ठीक है। वो खुद मोहताज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के, जी। डिस्ट्रीब्यूटर की मर्जी वो और दे ना सर दे जी। इस तरह के बंदों से जब हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं और अमेजोन किसी भी स्टेज पे हम लोगों से ऑथराइजेशन लेटर मांग लेते हैं तो हम फंस जाते हैं, बिल्कुल, जिसके बिना पे हमारा अकाउंट भी सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड किया जा सकता है, फिर आपकी इन्वेंट्री फंस जाती है उधर, ठीक है। तो ये सारे जी। प्रॉब्लम्स आते हैं आपको। अच्छा जी, उसके बाद प्राइस का हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर का अगेंस्ट का यूजुअली नॉट अथॉराइज, यहाँ ये लोग नहीं होते अथॉराइज, मुश्किल से होते हैं, अक्सर नहीं होते, ठीक है। और दे कैन नॉट गिव यू ऑथराइजेशन लेटर, ठीक है। तो ये वो वजूहात हैं, ठीक है। अब आपने ये सारी चीजें कर ली, देख लिया, समझ लिया कि किस तरह से हम बाय कर सकते हैं, किन किन तरीकों से हम बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट को। इसका मतलब या तो आप ब्रांड से करें, ठीक है, या होलसेलर वो डिस्ट्रीब्यूटर से करें, ठीक है। होलसेलर से कोशिश करें कि ना ही जाए उसके तरफ, ठीक है। गुड हो गया। जी। अब आपने जी। डीप एनालाइज करनी है अपनी जो चीजें, जैसे पहले आपने किया था, आप एक प्लान बनाए, फिर एक्शन कीजिएगा, उसके बाद कॉन्फिडेंट होके आप जो है चीजों को देखिएगा। सबसे पहला रूल आपने क्या करना है, आप कोशिश करें, आप इनको पहचानने की कोशिश करें। अगर ब्रांड के बारे में देख रहे हैं तो भी उसको देखें, अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देख रहे हैं तो उसकी भी उसकी जो वेबसाइट है, उसकी जो सारी चीजें हैं उसको रीड करें, अच्छे से देखें कि यार ये बंदा कब से इस फील्ड में है। अभी तो लॉन्च नहीं किया इसने, 4 साल, 3 साल, 2 साल,
या अभी ये 15 साल हो गए इसको, अगर आपको पता चलता है यार ये तो अभी 3-4 साल हुए हैं इसको अभी आते हुए, ये इनकॉर्पोरेटिव उसमें तो नहीं गया होगा अभी, तो इससे तो ब्रांड मतलब अप्रूवल लेना बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है, आप जो है वो कहते हैं सही है, ठीक है। ठीक है, 5-10 मिनट आप इसकी वेबसाइट पे लगाएं, देखें बैठ के। ठीक है, रूल नंबर 2 देखें कि आप इसको देखें कि ये और कौन कौन सी प्रोडक्ट ये बेच रहा है। ठीक है, इसकी रनिंग आइटम्स कौन सी हैं, जैसे स्टार प्रोडक्ट्स होते हैं किसी के, किसी कंपनी के, ठीक है, वो कौन से हैं इसके, और ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स है जो इससे इससे बिकती भी नहीं है। ठीक है, और तो वो भी थोड़ा सा जाने, वो जरूरी है, वो आगे जाके बताता हूँ क्यों। ठीक है, क्योंकि आप जब उसको ईमेल टाइप कर रहे होते हैं ना, तो आप एक एक प्रोडक्ट ऐसी की दे रहे होते हैं जो स्टार प्रोडक्ट हो। ठीक है, एक प्रोडक्ट आप ऐसी की बात कर रहे होते हैं जिसका वो उसको इंतजार भी नहीं होता कि इसका कोई ऑर्डर वॉर्डर आएगा। अगर आपने पूछ लिया तो अब उसका तो इंटरेस्ट आपने बढ़ा दिया, अदरवाइज वो आपको रिप्लाई नहीं देता उस, क्योंकि पता था कि ये स्टार प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है तो इट्स ओके, वो तो उसको हर कोई पूछता है। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट के बारे में भी आपने पूछा जो उसकी चलती नहीं है बेचारे की, उसके बारे में आपने सिर्फ पूछ लिया, तो अब ये आपका जो है ना वो मुरीद हो जाएगा, बोलेगा यार इस बंदे को रिप्लाई जरूर देना है। ठीक है, चाहे वो सही नो बात का है, ही ये रिप्लाई दे। टिप। जी 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 बिल्कुल, टिप है ये एक बड़ी जबरदस्ती। जी। अच्छा, इट्स ओके इफ दे ऑलरेडी मेंशन्ड कि भाई हम अमेजोन के साथ, अमेजोन पे आपको सेल नहीं करने देंगे। ठीक है, वो वजूहत होती हैं, लेकिन इट्स ओके, आप उसको लगातार ईमेल करते रहें, लेकिन आप देख लें इसको, एक एक नज़र देख लें कि ये वेबसाइट अगर कहती क्या है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर की हो या ब्रांड की हो। ठीक है जी, मतलब है कि अगर उसने मेंशन किया भी हुआ है कि अमेज़न वालों के लिए हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, तो भी डिसहार्ट नहीं हो, जी राब्ता ज़रूर करें, तरीके से, अच्छे तरीके से बात ज़रूर करें, मे बी वो हमें अमेज़न के लिए अलाउ कर दे। जी। अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन, बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हो गई है। अब चले नेक्स्ट स्टेप पे कि अब करना क्या है। ठीक है, जैसे आपने देखा आपको ईमेल मिली। ठीक है, अच्छा जी, आप ईमेल बनाएं अपनी, ज़बरदस्त एक ईमेल बना के अब इसको आप ईमेल करें, अच्छी सी प्यारी सी लिख के ईमेल। ठीक है, वो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये आपकी ईमेल आप बनाएंगे, डोमेन वाली ईमेल। कौन सी डोमेन वाली ईमेल, इस तरह, danish@selfreliant.com। यहाँ पर कहीं पे भी आपको जीमेल नहीं दिखेगा, हॉटमेल नहीं दिखेगा, ठीक है, याहू नहीं दिखेगा। ठीक है, वो आपको डोमेन नेम से ही बनता है। ठीक हो गया। ये अगर कोई क्लाइंट है तो वो क्लाइंट आपको खुद देगा। ठीक है, या आप अपने नाम से बनाएं, वो जीमेल आईडी, वो जो डोमेन ईमेल आपकी प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल, या उसको लिखें आप sales@selfreliant.com, या लिखे purchase@selfreliant.com, info@selfreliant.com। ठीक है, अपने ब्रांड का नाम आगे लिख के जी, आप उसको सर डॉट कॉम मैं कर सकते हैं। जी एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी। अभी हमने जी बोला कि अपना पर्सनल नेम से या तो बना सकते हैं, यहाँ पे जी हम आपको नहीं कह रहे। जी, ये जो हम कह रहे हैं ना कि आपने अपने पर्सनल नेम से, ये हम क्लाइंट के लिए क्लाइंट की बोल रहे बात। हैं। जी जी, यहाँ आपने अपना कोई भी पर्सनल डाटा कहीं भी पुट नहीं करना जी, एज अ बिल्कुल वी है, ठीक है। बिल्कुल। अगर आप खुद होलसेल कर रहे हैं तो फिर तो आप जाहिर सी बात है अपना ही करेंगे। ठीक है जी, अगर खुद बिल्कुल बिजनेस कर रहे हैं देन कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट को डील कर रहे हैं, तो सारा बिजनेस उसी का आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे आगे ब्रांड को, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, कुछ टिप्स हैं थोड़ी सी कि कैसे हम उनको ईमेल लिखें, कैसे लिखें। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज अ कंपनी, आप ऐसे शो करें कि जनाब मैं खुद एक कंपनी हूँ। ठीक है, क्योंकि वो आपको नहीं जानते, आप उनको खुद बताएंगे कि आप कौन है, हु द आर यू। ठीक है, तो आप अपना नाम बता के, मतलब नाम तो नहीं, एक्चुअली तो आपने ये बताना है कि भाई मैं एक सेल्फ रिलायंट, एक ब्रांड है मेरा, मैं उसका क्या हूँ। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, हम कौन सी प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, नीचे आपने वो बताना है कि सर ये मेरी जो है वो वेबसाइट का लिंक है, आप इसमें सारी प्रोडक्ट मेरी देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है, आपने उसको सर मैडम बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो गोरे होते हैं ना, वो इन चीजों से आगे चले गए हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर उनका आपको नाम पता है तो नाम लिखें, अदरवाइज आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि सर, सर नहीं आप इस तरह लिख सकते हैं कि डियर सेल्स टीम। ठीक है, मेंबर इस तरह भी कर सकते हैं डियर रीडर आप कर सकते हैं। ठीक है, हाय रीडर। ठीक है,
या कोई भी आप इस तरह का स्पेसिफिक नेम, और दूसरी ईमेल पे जाहिर सी बात है उसका अगर नाम आ गया तो आप उसको उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अपना नाम जो है आप फेक नहीं लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर बाद में मसले मसाइल हो जाते हैं। वो क्योंकि आपसे कांटेक्ट तो करना है, जाहिर सी बात है, फिर पता चले कि ये जॉन स्मिथ तो है ही नहीं, ये तो वो है, ठीक है। तो अपने नाम के साथ जो है ना कोई गलत नहीं, आपका जो नाम है पर्सनल नाम, आपका जो क्लाइंट का नाम, वही नाम लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। या आप खुद करें तो आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आप उनको इंटरेस्ट शो करें कि जनाब आपकी इस वाली प्रोडक्ट, स्टार प्रोडक्ट और ये वाली प्रोडक्ट के मैं इंटरेस्टेड हूँ, और लिहाजा मुझे आप बताएं क्या करना है क्या नहीं करना। आप पहली ईमेल में आप उससे पूछ सकते हैं कि सर आपका कैटलॉग की मुझे बताएं। इसके अलावा मतलब ये है कि शॉर्ट ईमेल बनानी है, ठीक है, लंबी चौड़ी नहीं बनानी, और टू द पॉइंट उसमें बात लिखनी है। जी बिल्कुल, आस्क देम अबाउट प्राइसेस, ठीक है, उसकी प्राइस की लिस्ट मांगे, ठीक है। आस्क देम अबाउट शिपिंग टाइमिंग, जरूर पूछें, ठीक है। खैर ये पहली ईमेल में तो शिपिंग टाइम आप नहीं पूछेंगे, अगर पूछते हैं तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है ना। अवॉइड लॉन्ग ईमेल्स, ठीक है, हम खुद देखते हैं तो हमें सर में दर्द हो जाता है, कौन बैठ के पढ़ेगा। उन बेचारों को 100 100 हजार ईमेल डेली की आ रही होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कंसाइज लिखें, छोटी लिखें, ताकि आपको वो फौरन से पहले आपको रिप्लाई दे दो। वो बोले यार ये छोटी ईमेल है, इसको जल्दी मैं रिप्लाई दे सकता हूँ, ये और नो भी तो देगा ना, ठीक है। तो ये करें। उसके बाद अपना जो सिग्नेचर है ना, जैसे ईमेल का सिग्नेचर है, एक सिग्नेचर होती है, ठीक है, वो भी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये ना हो कि मतलब नीचे कुछ भी नहीं, बस आपने राइटिंग में लिख दिया तो बस यही सिग्नेचर है, ऐसा नहीं होता। ये सिग्नेचर बनती है, ठीक है, वो आपकी ईमेल में बनती है। ये अगर क्लाइंट के पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको याद दहानी दिलाएं कि सर इसकी सिग्नेचर तो बनाओ जीमेल की, ठीक है। तो ये आपकी प्रोफेशनल सिग्नेचर भी उसके साथ होनी चाहिए, उसके अंदर आपका नंबर नंबर हो, जो भी हो, सारी चीजें हो, ठीक है, वो हो सकती हैं। अच्छा, ये तो था सारा। अब छोटा मोटा टेम्पलेट्स मैंने आपको हल्का फुल्का दे दिया है, ठीक है। आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं कि हेलो सेल्स टीम मेंबर, आई एम इंटरेस्टेड टू ओपनिंग wholesale account with Twizzler and Caesar. Please let me know what information you required from me, and I will get back to you soon possible, ठीक है, और your signature। इस तरह से आप दो चार और इसमें लाइनें ऐड करके, और आप इसको अपनी जो भी वेबसाइट वगैरह उसको वो भी देख सकते हैं, दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो मजीद इसको थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करके इसको बना के आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जी इतना बिल्कुल, ही करना वेबसाइट होता ये है। आपकी विजिट करेगा जी, लाजमी, वेबसाइट देख के फिर इम्प्रेस होगा कि हाँ ये हमसे जो प्रोडक्ट उठाएगा ये यहाँ पे बेचेगा। आपने ठीक है ना, लाजिम इसलिए देना है, वेबसाइट, हाँ, हाँ, वेबसाइट लाजिम इम्प्रेशन देना अच्छा बैठता है है। आपने। इसमें ईमेल में भी अपना मोबाइल नंबर जरूर देना है, ठीक है। अगर यूके का बना रहे हैं तो यूके का आपका मोबाइल नंबर हो, अगर यूएसए का है तो यूएसए का हो। जैसे हमारे पास है इस वक्त, मुझे कोई भी यूएसए से कॉल करेगा तो मुझे डायरेक्ट, भले मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, आजकल तो ऐसे नंबर हैं मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपने वही जी नंबर इसको देना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर फॉलो अप कर लीजिएगा उनको एक दो दिन बाद अपनी ईमेल का, ठीक है। अच्छी बात है, अगर 2 दिन बाद, एक दिन बाद अगर रिप्लाई ना आया तो आप उसको कॉल करें। इससे ये होगा आप अपना शो इंटरेस्ट करेंगे कि वाकई वो सोचेंगे यार ये बंदे एग्जिस्ट करते हैं, वाकई ये कोई सीरियस कंपनी है, इसीलिए फॉलो अप के लिए इन्होंने कॉल किया। एक्सेंट का आप ख्याल रखिएगा, एक्सेंट ज्यादा वो अंग्रेजों वाला बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपका जो है एक्सेंट वही आप रखिएगा, ठीक है। जी, ओरिजिनल, ओरिजिनल, हाँ। ओरिजिनल, जी बिल्कुल। अगर मिसाल है वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आप उनको ईमेल करें अच्छी सी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर रिप्लाई, एटलीस्ट आपने रिप्लाई तो दिया, ठीक है। और उनको ये बोलें कि सर मैं आपको फॉलो अप करता रहूंगा, हो सकता है आप अपना माइंड चेंज कर लें, ठीक है। उसके अलावा अगर उनको थैंक यू करके उसको अल्लाह हाफिज करके, उसके बाद 2 महीने बाद, 1 महीने बाद फिर आप उसको रिमाइंडर करें, ठीक है, या ईमेल भेज दें या कॉल कर लें कि सर क्या आपने अब अपना माइंड चेंज किया, ठीक है। तो ये सारी एफर्ट्स करनी होती हैं, ठीक है, एक वीए कर रहा होता है ऑलरेडी, ये सारी चीजें करनी होती हैं, ठीक है। अच्छा, मिसाल है आप अप्रूव हो गया, आप उसको कॉल करें, थैंक यू का मैसेज दें उसको, ठीक है, और कॉल कर लें, ईमेल कर लें, ठीक है।
और उसको उसके साथ जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करें। उसके बाद भी, ऑर्डर के बाद भी, फर्स्ट ऑर्डर के बाद भी उसको कॉल करें, मैसेज करें, अच्छे से उनसे बात करें, उससे पूछें कोई न्यू लॉन्चेस की पूछें, ईटीसी XYZ। ठीक है, थोड़ा रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए पूछें, मैंने ऐसे ही आपकी तबीयत पूछने के लिए फोन कर लिया। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन बढ़ता है आपका, वो आपको जानने लग जाते हैं, और अपना नाम बताएं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और कुछ जो चीजें। प्रोडक्ट उससे हम परचेज कर रहे हैं उसके पॉजिटिव रिव्यूज उसको दे दें, तो ये भी एक जी, अच्छी चीज है। जी बिल्कुल। अच्छा, अवॉइड करें आप जो है उसको, अगर वो आपको कहे जी मिनिमम ऑर्डर जो है अमाउंट आपने जो है वो इतना करना है, तो आप उसको कहें नहीं नहीं जी, मेहरबानी करके आप ये थोड़ा सा कम कर दें अपने ऑर्डर को, मेरी इतनी वो नहीं है, तो फिर वो आपको इंशाल्लाह दोबारा रिप्लाई नहीं देगा। ठीक है। तो इस तरह की कोई वो नहीं करनी है। ठीक है। मतलब ये चीज है कि अगर वो हमें बोल रहा है ब्रांड वाला कि आप हमसे कम से कम भी 500 यूनिट उठाएं या 1000 यूनिट उठाएं, तो इस बात पे परेशान नहीं होना, सिंपली जाके अपने क्लाइंट को बताना है कि मिनिमम ऑर्डर इतने यूनिट उठाने हैं, उसकी ये अमाउंट बन रही है, और क्लाइंट को फिर बताना है कि ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, बजाय इसके कि हम ब्रांड को बोलेंगे नहीं नहीं हम इतना नहीं ले सकते, प्लीज थोड़े यूनिट कम कर दे, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। बल्कि अपने ब्रांड को बोलें, अगर वो कह रहे हैं ना कि 500 यूनिट आपको कम से कम भी उठाने पड़ेंगे, उसको बोलना थैंक यू सो मच, हम तो 1000 का उठाने का सोच रहे थे, अगर आप हमें रिलीफ दे रहे हैं तो देन बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल। एक अच्छा इंप्रेशन ऐसे बैठता है। अच्छा जी, 1 मिनट रह गया, मैं आप लोगों को लिंक दूसरा भेजता हूँ। ठीक है। ओके सर, नमाज ब्रेक कर लेते हैं, अजान अभी ठीक है, हुई है। ठीक है। जी 10 मिनट के बाद मैं भेजता हूँ लिंक। जी बिल्कुल।